यस बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग है ना, ये जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, राइट? ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है। इसमें क्या क्या आता है और कितने मार्क्स के लिए आता है, ये हम लोग थोड़ा पहले ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ठीक है? जैसे कि कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में कंपनीज एक्ट जो है आपको 60 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है? तो मतलब सबसे बड़ा एक्ट जो है वो है कंपनीज एक्ट। 100 मार्क्स के पेपर में से 60 मार्क्स का सिर्फ एक एक्ट से आ रहा है, राइट? और जो भी बचा कुछ है वो अदर लॉज का वेटेज जो है वो 40 मार्क्स का है, करेक्ट? सो अदर लॉज में क्या क्या लिखा है देखो यहाँ पे। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके बाद में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ऐसे आपका पूरा लॉ का जो पेपर है ना, उसका 100 मार्क्स का वेटेज का यहाँ पे जो है ब्रीफ मैंने आपको ब्रीफली यहाँ पे बताया। 60 मार्क्स का कंपनीज एक्ट आता है, 40 मार्क्स का अदर लॉज आता है। अब इसमें से आपने ऑलरेडी जो सीए फाउंडेशन लेवल में सीखा है, इसमें से क्या क्या सीखा है आपने? थोड़ा बहुत ब्रीफली आपने कंपनीज एक्ट सीखा है, राइट? उसके बाद आपने मेरे ख्याल से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने ब्रीफली सीखा है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट मेरे ख्याल से आपने कुछ उसके पार्ट्स आपने अकाउंट्स में सीखे होंगे, सही है? तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले कंपनीज एक्ट से शुरुआत करेंगे, करेक्ट? कंपनीज एक्ट जो है आपका जो सीए फाउंडेशन में, उसके बहुत सारी चीजें यहाँ पे फिर से रिपीट होंगी। इवन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपको पहले के कॉन्सेप्ट्स काफी काम में आने वाले हैं यहाँ पे, राइट? सो कंपनीज एक्ट एक्चुअली आपके सीए के हर लेवल में, सीए फाउंडेशन में, सीए इंटर में और सीए फाइनल में भी आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है, सही है? सो हम लोग पहले कंपनीज एक्ट स्टार्ट करेंगे। कंपनीज एक्ट जैसे ही अपना हो जाता है वैसे आपका मैक्सिमम लॉ का सिलेबस भी हो जाता है, राइट? बाकी ये जितने भी पार्ट्स है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है? मतलब ये जो 40 मार्क्स का आपका सिलेबस है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में, और वेटेज भी इसका उस हिसाब से अच्छा खासा है। कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है? और उस हिसाब से वेटेज भी ठीक है, इन्होंने 60 मार्क्स का रखा है, करेक्ट? सो विल फर्स्ट स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट। इस लेक्चर में हम लोग कंपनीज एक्ट को स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, ठीक है? और करना कैसे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। क्लास में मैं जब आपको बोलूंगा कि ये नोट करना है, बस आपको उतने ही पॉइंट्स नोट करना है, ठीक है? बाकी सारे पॉइंट्स जो है आपको मैक्सिमम मैं आपको घर पे लिखने के लिए बोलूंगा, सही है? तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं, और कंपनीज एक्ट जैसे सीए फाउंडेशन हमने किया था एग्जैक्टली वैसे आपको थोड़ा बहुत याद दिला रहा हूँ। थोड़े बहुत आपको पॉइंट्स पहले से पता भी होंगे, होना ही चाहिए, राइट? क्योंकि सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, बराबर? सो द कंपनीज एक्ट 2013, पहले बेसिक्स हम लोग इसके देखते हैं। पूरा जो कंपनीज एक्ट है इसमें टोटल 470 सेक्शंस है, ठीक है? और ये 470 सेक्शंस को ही हम लोग 29 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? ये देखो बच्चों, आपको ये पता रहना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है मैं आपको याद दिला रहा हूँ, सेक्शन और चैप्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? देखो सेक्शन जो होता है ना, ठीक है, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ चैप्टर, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे सेक्शंस को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो उसका एक चैप्टर बनता है, राइट? नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बच्चों, कंपनीज एक्ट में शेयर होल्डर्स का मीटिंग लिया जाता है, राइट? तो आपको ये पता होगा, आपको एजीएम का फुल फॉर्म पता होगा। व्हाट इज एजीएम? एनुअल जनरल मीटिंग, राइट? तो जब भी कंपनी को कुछ डिसीजन लेना होता है तो कंपनी क्या करती है, एजीएम में बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास करती है। सिर्फ एजीएम नहीं, अलग से कंपनी ईजीएम भी करती है। ईजीएम क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है? तो भी इन्होंने क्या किया पता है, कंपनीज एक्ट में मीटिंग जो होता है ना मेंबर्स का, उसका अलग से एक चैप्टर बना दिया, ठीक है? तो बोलने का मतलब क्या है, मीटिंग का जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे सेक्शंस है, बट जो भी सेक्शंस है सब मीटिंग से जुड़े हुए हैं। तो चैप्टर क्या होता है? चैप्टर मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शंस होता है जिसमें सेम टाइप के हम लोग चीजों को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मीटिंग के चैप्टर में सिर्फ मीटिंग के सेक्शंस ही कवर होंगे, राइट? अच्छा, उसके अलावा ऑडिटर का एक अलग चैप्टर है, अभी ऑडिट से जुड़े हुए जितने भी सेक्शंस है वो ऑडिटर के चैप्टर में कवर होंगे। सिमिलरली डायरेक्टर का एक अलग चैप्टर है, तो वो डायरेक्टर के चैप्टर में आपको डायरेक्टर के ही सेक्शंस जो है वो पढ़ने हैं। तो ऐसे कितने चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट में? देयर आर 29 चैप्टर्स। अब खास चीज क्या है, ये 29 चैप्टर्स बोलो चाहे 470 सेक्शंस बोलो, अपने को इतना पढ़ना नहीं है। सीए फाउंडेशन में आपने कुछ सेक्शन सीखे, सीए इंटर में कुछ सेक्शन सीखना है, और बैलेंस जितने भी बचे कुछ सेक्शन है वो आपको सीए फाइनल में सीखना है, बराबर? तो यहाँ पे 470 सेक्शंस जो लिखा है आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपको सेलेक्टेड सेक्शंस ही पढ़ने हैं। बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, बट अगेन ये पूरे सेक्शंस आपको सीखना नहीं है, राइट? सो अगेन जैसे ही आपको इमेज से समझ रहा है, चैप्टर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेक्शंस, अलग अलग चीजों के अलग अलग चैप्टर बने हैं, बराबर? मैं बताऊंगा आपको डिस्कस करके कि कैसे चैप्टर्स आपको सीखना है, राइट? 470 सेक्शंस या 29 चैप्टर्स बोल सकते हैं। एक चीज और यहाँ लिखी है,
कंपनीज एक्ट में टोटल 7 शेड्यूल्स भी है। अब शेड्यूल का मतलब क्या, नीचे लिखा देखो यहाँ पे मीनिंग इसका। शेड्यूल मतलब फॉर्मेट या लिस्ट को बोलते हैं, ठीक है। अभी कंपनीज एक्ट में बहुत सारी चीजों के फॉर्मेट बने हुए हैं। अभी आपको मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मेरे को लगता है कि आपको ये चीजों के आंसर ऑलरेडी पता है। बताओ ना यार, अगर मेरे को कंपनी स्टार्ट करना है तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे आरओसी के पास। क्या आपको आरओसी पता है? व्हाट इज आरओसी? रजिस्टर ऑफ कंपनीज, राइट। अगर सपोज मेरे को कंपनी स्टार्ट करना है तो मैं कंपनी स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एमओए, एओए, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे को जमा करना पड़ेगा आरओसी के पास। और फिर आरओसी मेरे को एक सर्टिफिकेट देती है। सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी होती है उस तारीख से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, राइट, ठीक है। सो व्हाट इज एमओए? फुल फॉर्म बताओ एमओए का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड व्हाट इज एओए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में, फिर से फाउंडेशन में भी आपने सीखा है। बट बच्चों, एमओए और एओए का एक फॉर्मेट होता है। अभी मेरे को कौन से टाइप की कंपनी बनाना है उस पर डिपेंड करेगा कि मैं एमओए का कौन सा फॉर्मेट यूज करूं, ठीक है। और ये फॉर्मेट जो है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं शेड्यूल। ऐसे कितने शेड्यूल्स हैं? 7 शेड्यूल्स, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं, टोटल सेक्शंस कितने हैं? 470। और 470 सेक्शंस को चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे तो कितने चैप्टर्स बनते हैं? 29 चैप्टर्स, ठीक है। शेड्यूल्स कितने हैं? 7। और हमें ये पूरा अभी नहीं पढ़ना है। सीए इंटर में हम लोग इसमें से कुछ पार्ट सीखने वाले हैं, सब कुछ आपको नहीं डिटेल में पढ़ना है, बराबर। कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ सीखेंगे, कुछ पॉइंट्स ये फाइल में आपको सीखना है, राइट। सो अभी नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं, करेक्ट। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट यहाँ लिखा है एप्लीकेबिलिटी के बारे में। नाउ लेट मी जस्ट डिस्कस दिस पॉइंट ब्रीफली। ये देखो आपको है ना, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई भी एक्ट का सेक्शन 1 जो होता है, सेक्शन 1, वो उसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या? मतलब कंपनीज एक्ट कौन से जगह पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वो सब कुछ सेक्शन 1 में लिखा है, राइट। और अगर आपको ये पता है थोड़ा बहुत तो आप ये बता सकते हो, कैन यू टेल मी सेक्शन 2 में क्या होगा? डेफिनेशंस, राइट। सेक्शन 2 में पूरे डेफिनेशंस कवर होते हैं, बराबर। सो सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है। लेट्स नाउ डिस्कस एप्लीकेबिलिटी में यहाँ क्या क्या लिखा है, ओके। सो बच्चों देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पे क्या लिखा है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। बच्चों हम लोग 2013 वाला एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक्ट का ईयर क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कंपनीज एक्ट जो है वो जो 2013 के बाद में कंपनी बनी है उसको तो एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैं बोल रहा हूं, मैं आज मेरे को कंपनी स्टार्ट करना है, अगर मेरे को आज कंपनी स्टार्ट करना है तो मेरे को सोचना ही नहीं मेरे को कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा। मेरे को क्लियरली कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्ट ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है, राइट। तो आज अगर मेरे को कंपनी स्टार्ट करना है तो मेरे को ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी बन चुके थे 2013 के पहले, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। देखो, से फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक इन्फोसिस, ठीक है, कंपनीज लाइक से डाबर, कंपनीज लाइक रिलायंस, कंपनीज लाइक एयरटेल, ये 2013 के पहले से एग्जिस्टेंस में थे क्या? बताओ, ठीक है। तो ये कंपनीज पुराने हैं, फिर 2013 के पहले बन चुके हैं, तो इनको भी क्या कंपनीज एक्ट फॉलो करना है 2013 वाला? बच्चों ये कंपनीज भले ही पहले इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, बट अगर आज इनको अगर कोई कोई एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करना है तो इनको कौन से एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करना पड़ेगा? 2013 वाला जो कंपनीज एक्ट है ना, ये एक्ट के प्रोविजंस इनको भी एप्लीकेबल होंगे। बोलने का मतलब क्या है? अगर नई कंपनी बनी है 2013 के बाद, उनको ये एक्ट फॉलो करना है। पुरानी कंपनी अगर बन चुकी है, उनको भी ये एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। सो दैट इज द पॉइंट जो यहाँ लिखा है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। प्रीवियस एक्ट मतलब क्या? आपको ये पता है क्या बच्चों? 2013 के पहले भी कंपनीज एक्ट था। कंपनी का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है यार, ठीक है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा एक्ट है? 2013 वाला एक्ट है। 2013 के पहले कौन सा एक्ट था? 1956, वेरी गुड। तो 1956 वाले एक्ट में ये बहुत सारे कंपनीज बने हैं, सही है। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, 2013 के पहले जैसे 1956 वाला एक्ट था, वैसे ही 1956 के पहले भी एक एक्ट था। अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसे जो 1956 के पहले बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक अमृत अंजन, ये कंपनी 125 साल पुरानी है। तो 125 साल पुरानी मतलब 1956 के पहले बन चुकी है कंपनी। तो वो कंपनी कैसे बनी है? कोई ना कोई एक्ट तो एप्लीकेबल होगा। वो टाइम पे 1913 का एक एक्ट था, कंपनीज एक्ट। तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ ब्रीफ हिस्ट्री। 1913 में जो कंपनीज एक्ट था उसको चेंज करके 1956 में एक और एक्ट पास किया गया,
फिर 1956 का एक्ट इन्होंने कितना लेट चेंज किया, अभी रिसेंटली बोलेंगे हम लोग 2013 में इन्होंने ये एक्ट चेंज किया, सही है। तो बेसिकली अभी जो एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो 2013 वाला एक्ट है। ये एक्ट नए कंपनीज को तो इनको फॉलो करना ही पड़ेगा, जो पुराने कंपनीज पहले से बन चुके हैं उनको भी 2013 वाला एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, पुराना कंपनी रहो चाहे नया कंपनी रहो, उसको ये वाला एक्ट सुनना है, इसलिए ये एक्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, सही है। ठीक है, वैसे ये एक्ट जो है ना इन्होंने बहुत लेट किया चेंज, बहुत जल्दी चेंज करना चाहिए था, क्योंकि कंपनी एकदम बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, राइट। और मैक्सिमम लोग जो अमीर होते हैं वो कंपनी की वजह से अमीर होते हैं, करेक्ट। एक बार ब्रीफली मैं बताता हूँ आपको। देखो आप इंडिया के जो एकदम अमीर लोग हैं, थोड़ा नाम बताना, इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन का नाम क्या है इंडिया का? मुकेश अंबानी। चलो वर्ल्ड वाइड में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं, वर्ल्ड वाइड एकदम अमीर लोग कौन है? जेफ बेजोस और एलॉन मस्क और बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जिनका भी नाम ले लो, अमीर क्यों है? इनके पास शेयर्स है कंपनी के, तो इसलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस समझना बहुत जरूरी है यार, करेक्ट। उसके बगैर कुछ है ही नहीं, राइट। सो अगेन यहाँ पे इसलिए कंपनीज एक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पुरानी कंपनी नई कंपनी सबको 2013 वाला एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, सही है। चलो, सो ये मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट कि इनको ये एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ अभी देखो 2, 3 और 4 ये पॉइंट्स मैं साथ में बताऊंगा बच्चों, ये सब लिखने का काम मैं आपको बाद में करने के लिए बोलूंगा, पहले सुन लो। आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन दीज पॉइंट्स, राइट। चलो, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, ये क्या है? ये देखो, अभी अपने कंट्री में बच्चों अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, उनको अलग अलग एक्ट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी को बनाना है, एक एग्जाम्पल लेता हूं तो आपको और अच्छे से समझ पाएगा। अपने कंट्री में एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ HDFC लाइफ, ठीक है, या फिर से मैक्स लाइफ, आपने नाम सुना होगा ये सब, ओके या फिर SBI लाइफ। ये सारे के सारे कंपनीज जो है ना बच्चों, ये इंश्योरेंस कंपनीज के कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी को इंश्योरेंस कंपनी बनाना है तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा, उनको इंश्योरेंस का एक अलग लॉ है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। पर ये कंपनी भी है तो इनको कंपनीज एक्ट भी सुनना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको साफ साफ, HDFC लाइफ को इंश्योरेंस का अलग लॉ एप्लीकेबल तो होगा ही होगा, इनको कंपनीज एक्ट भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी है, मतलब इनको दो दो लॉ सुनने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा बिकॉज ये कंपनी, इंश्योरेंस का अलग से लॉ है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनीज है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट बैंकिंग कंपनीज। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूं, से अ बैंक लाइक एक्सिस बैंक, ठीक है, या फिर कोटक बैंक, ओके, ये सारे बैंक्स हैं बच्चों। जो भी बैंक होती है उसको इंडिया में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सुनना पड़ता है, ठीक है। कौन सा एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। ये एक्ट 1949 में बना था, बराबर। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक्सिस बैंक को फॉलो करना पड़ेगा, कोटक बैंक को भी फॉलो करना पड़ेगा, बट ये दोनों भी कंपनी है। कोटक बैंक आपको पता है लिस्टेड कंपनी है, एक्सिस बैंक भी लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स हम लोग खरीद सकते हैं। तो बच्चों ये कंपनी भी है और ये बैंक भी है, इनको दोनों भी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे, बैंकिंग एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा और कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा, दोनों भी एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, अपने कंट्री में जैसे इंश्योरेंस का अलग से एक्ट है, जैसे बैंकिंग का अलग एक्ट है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी एक्ट है, 2003 में पास हुआ था। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लाइक टाटा पावर, अब देखो ये कंपनी जो है इनको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी है, इनको कंपनीज एक्ट भी सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, वो कंपनीज जो अलग एक एक्ट जिनको एप्लीकेबल होता है उनको कंपनीज एक्ट का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहां आ सकता है, प्रॉब्लम यहाँ आ सकते है, देखो सपोज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और बोल रहा है और कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है, किसका सुनोगे बताओ? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ और लिखा है और कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा है, किसका सुनना है? आंसर इज, पहले देखो कि बहुत स्पेसिफिकली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ एकदम स्पेसिफिक पॉइंट लिखा है क्या, वो लिखा है तो फिर उनको वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर सपोज मान के चलो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कोई चीज के बारे में बताता नहीं है कुछ, तो हम लोग कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे, सही है, ठीक है। तो अगेन इनको सारे एक्ट्स का कंप्लायंस करना पड़ेगा, तो कंपनीज एक्ट ये टाइप के कंपनीज को भी एप्लीकेबल हो जाएगा, बराबर। क्या बताया अभी तक मैंने? पुराने कंपनीज को एप्लीकेबल होगा, नए कंपनीज को भी एप्लीकेबल होगा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हर कंपनी को कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ कुछ और भी लिखा है, हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं बच्चों। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, कंपनीज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ बच्चों। LIC एंड SBI ये दो ऐसे कंपनीज है जिनका खुद का अपना एक एक्ट है। फॉर एग्जाम्पल
LIC का खुद का एक एक्ट है, LIC एक्ट करके, ओके, इसका ईयर भी बता दो आपको, ये LIC एक्ट 1956 में बना था, ओके, और एसबीआई का एक्ट जो है ना बच्चों, ये 1955 में बना था। नाउ अंडरस्टैंड, मैं क्या बता रहा हूं आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक, इसका खुद का एक एक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और ये एक्ट जो है इसके थ्रू एसबीआई चलती है। सिमिलरली एलआईसी का खुद का एक अलग कानून है, 1956 में बना था, बट एलआईसी और एसबीआई दोनों कंपनी भी है, तो इनको कंपनीज एक्ट भी सुनना पड़ेगा, इनको खुद का एक्ट भी सुनना पड़ेगा, सही है। तो ये अगेन LIC SBI इनको पुराने जो इनके लॉज है वो तो सुनना ही पड़ेगा, प्लस इनको कंपनीज एक्ट का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा, राइट। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, देखो ये नीचे आते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, मैं आपको यहीं से एग्जाम्पल बताता हूँ, ओके, 6 पॉइंट में कवर करता हूँ, राइट। सो 6 पॉइंट क्या लिखा है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, बच्चों बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या, पहले थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये टर्म आपने सुना होगा बच्चों, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो एंटिटी जो खुद के नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, उसको हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो भी एग्जांपल्स लिखे यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट के, ठीक है, इनको भी कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ सकता है। एग्जांपल, फॉरेन कंपनी, ठीक है बच्चों, आपको है ना सीए फाउंडेशन का कुछ याद आता रहेगा, बताओ ना यार, फॉरेन कंपनी का एग्जांपल, फॉरेन कंपनी मतलब क्या, जो दूसरे कंट्री में बनी है बट इंडिया में बिजनेस है उसका, राइट। से कंपनीज लाइक गूगल, ठीक है, गूगल का इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ, गूगल ओरिजिनली कहां बनी है, यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड है, राइट, बट उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो गूगल फॉरेन कंपनी है, ठीक है। अब आप लोग दिमाग लगा के बताओ, गूगल का इनकॉर्पोरेशन भले ही यूएसए में हुआ है, बट गूगल का इंडिया में कुछ बिजनेस चल रहा है, तो क्या उनको कंपनीज एक्ट इंडिया का फॉलो करना पड़ेगा, भाई इंडिया में बिजनेस करे तो इंडिया के लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो गूगल को भी इंडिया का कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, सिमिलरली फेसबुक, फेसबुक इज ऑल्सो अ फॉरेन कंपनी बच्चों, क्यों, क्योंकि फेसबुक का ओरिजिनल इनकॉर्पोरेशन हुआ है यूएसए में, बट इंडिया में उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो अगेन फेसबुक भी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, और इनको भी कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये क्लियर कर रहा हूं, सिर्फ इंडियन कंपनीज को कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, फॉरेन कंपनीज को भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, सही है। उसके अलावा बहुत सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स के एग्जांपल है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बहुत बड़ी एजेंसी है जो फूड का कंट्रोल करती है, सप्लाई का, और बच्चों इसको भी कंपनीज एक्ट सुनना पड़ेगा। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में जो भी हाईवे बनते हैं ना, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग बॉडी स्टैब्लिश की, NHAI, इनको भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, और इनको भी कंपनीज एक्ट सुनना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी जगह पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। अच्छा, इसमें कुछ और एग्जांपल्स देता हूं आपको, से समथिंग लाइक आरबीआई, आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई एक्चुअली बॉडी कॉर्पोरेट है, बट उसको कंपनीज एक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, सही है। अच्छा, उसके अलावा आईसीआई, आईसीआई कौन है, वही बॉडी जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, हाँ भूला नहीं है, माई बाप। आईसीआई, आईसीआई का अलग एक एक्ट है, 1949 में आईसीआई का एक्ट बना था, और आईसीआई एक ऐसी बॉडी है जिसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। आईसीआई खुद के नाम पे एसेट्स होल्ड कर सकती है, तो आईसीआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसको भी कंपनीज एक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों सेबी, व्हाट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट के एग्जांपल्स है, तो इनको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा, यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस पॉइंट बच्चों, एक एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट होता है। अच्छा बताओ, आपने एलएलपी सीए फाउंडेशन में सीखा है, तो एलएलपी क्या होता है, क्या एलएलपी एक सेपरेट एंटिटी होती है, यस, पार्टनरशिप जैसा नहीं है। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर का डेथ हो गया तो फर्म बंद होती है, एलएलपी में ऐसा नहीं होता है, एलएलपी एक सेपरेट एंटिटी होती है, एलएलपी खुद के नाम पे एसेट्स खरीद सकती है। अगर आपको थोड़ा बहुत ये भी याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूं आपको, एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट क्यों बोलना है, बिकॉज एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बच्चों एलएलपी को भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर एलएलपी का तो अलग एक्ट बना है, हमने पढ़ा था या छोड़ दिया था सीए फाउंडेशन में, जो भी है, क्योंकि बहुत छोटा है, कौन पढ़ेगा उसको, वेटेज भी ज्यादा नहीं है। एलएलपी का अलग एक्ट है, ठीक है, बट एलएलपी को बहुत बार कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ता है। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। अगर मेरे को आज एलएलपी बनाना है तो मेरे को उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैं करता हूं, वैसे एलएलपी का भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरे को कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए किधर जाना पड़ेगा, बताओ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं कहां जाऊंगा,
आरओसी के पास। सिमिलरली एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। वो रजिस्ट्रार कंपनीज एक्ट का रजिस्ट्रार होता है। मेरे को एलएलपी बनाने में कहां जाऊंगा? आरओसी के पास। मतलब इनडायरेक्टली मेरे को कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है कंपनीज एक्ट एलएलपी के लिए भी। इनफैक्ट बहुत जगह एलएलपी को फीचर्स कंपनीज के भी एप्लीकेबल होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के भी एप्लीकेबल होते हैं। इसलिए एलएलपी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट, उसको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, किधर किधर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, पर ब्रीफली बता रहा हूँ। ठीक है, पुराने कंपनीज जो बन चुके हैं उनको भी एप्लीकेबल होगा, 2013 के पहले वाले। 2013 के बाद में न्यू कंपनीज बन रहे हैं, उनको भी सुनना पड़ेगा। फिर स्पेशल टाइप की कंपनीज जो इंश्योरेंस के बिजनेस में है या बैंकिंग के बिजनेस में या इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में, उनको अपने एक्ट को सुनना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट भी कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर कंपनीज जो खुद के स्पेशल एक्ट में बने, जैसे कि एलआईसी, एसबीआई, ठीक है, इनको भी कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर मैंने बताया अभी आपको बॉडी कॉर्पोरेट, इसमें क्या क्या आता है, एलएलपी आएगा, फॉरेन कंपनी आएगी, अलग अलग एंटिटीज होते हैं, एनएचआई हो गया, सिडबी हो गया, सिडबी सिक्योरिटी, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम हो गया। ये सब आपने शायद बीसी के में पढ़ा होगा, आई डोंट पढ़ा होगा। ठीक है, ओके, चलो, तो ये सब को अगेन कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। चलो, तो बच्चों यहाँ पे मैंने ब्रीफली आपको एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताया। इफ यू वांट टू नोट डाउन द एग्जांपल्स, सिर्फ एग्जांपल्स अगर आपको वही लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे काफी एग्जांपल्स लिखे, तो आप एग्जांपल्स सिर्फ लिख लो, बाकी फाइल तो मैं आपको सेंड करने वाला हुई, राइट। शॉर्ट में एग्जांपल्स नोट कर लो जल्दी। चलो यस बच्चों, ये अगर आपने नोट कर लिया है, अब देखो नीचे यहाँ क्या लिखा है, राइट। तो ये पॉइंट बच्चों आपने शायद पहले कभी डिटेल में इतना नहीं पढ़ा होगा, बट अभी हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस करते रहे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है, ये क्या होता है, थोड़ा ना मैं आपको ब्रीफली स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये एग्जैक्टली कंपनीज एक्ट में बहुत सारे लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, पहले ना आपको ये बता रहा हूँ, देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको हम लोग, इसका एब्रिवेटेड फॉर्म होता है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बच्चों, अपनी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं, आपको पता रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे को संभालना है तो रेलवे का अलग एक मिनिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद में फाइनेंस का डिपार्टमेंट संभालने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री पता होना ही चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल बजट डिसाइड करती है और काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फाइनेंस मिनिस्टर वैसे निर्मला सीतारमन, राइट। तो अगेन मैं आपको वही बता रहा हूं कि हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए अपने कंट्री का स्ट्रक्चर ऐसा बना है, गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज बनते हैं। वैसे ही कंपनीज को संभालने के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बना है, जिसका नाम है एमसीए। व्हाट इज एमसीए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट वर्ड जब भी आता है मतलब कंपनी की बात कर रहे हैं, राइट। तो इनके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बना है। जब भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कहीं पे भी मेंशन किया जाएगा, आपको दिमाग में सिंपली रखना है गवर्नमेंट का ही बॉडी है। करेक्ट, गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्ट्रीज बनते हैं, एमसी इज वन सच मिनिस्ट्री जो कंपनीज को कंट्रोल करते हैं, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा, इनका एक वेबसाइट भी है, mca.gov.in, mca.gov.in। अगर मेरे को कंपनी बनाना है, कुछ भी मेरे को डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं, तो ये वेबसाइट पे जाके मैं सब कुछ कर सकता हूँ, राइट। चलो, अब देखो बच्चों, ये जो एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनके अंडर बहुत सारे बॉडीज काम करते हैं, ठीक है। कौन से बॉडीज काम करते हैं? फर्स्ट इज रीजनल डायरेक्टर, सेकेंड इज आरओसी, एंड थर्ड इज एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। मैं एक एक करके आपको एकदम शॉर्ट में ब्रीफली बता रहा हूं यहाँ पे एग्जैक्टली हर का रोल क्या है, करेक्ट। सबसे फर्स्ट लिखा है रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर मतलब क्या, पहले ये थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। बच्चों, अपना जो कंपनीज एक्ट है, इसमें बहुत जगह पे गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पावर्स है, करेक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपनीज एक्ट में बहुत जगह लिखा है कि गवर्नमेंट ये चीज कर सकती है। अब है ना, क्या हो रहा है पता है क्या, गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया है कंपनीज एक्ट के अंडर, बहुत बार गवर्नमेंट अपने पावर को डेलीगेट करती है। ये वर्ड देखो, ये वर्ड यूज करो, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास जो पावर है, गवर्नमेंट ये पावर डेलीगेट करती है। एनीवन हु कैन टेल मी मीनिंग ऑफ द वर्ड डेलीगेट करना मतलब क्या है? सौंपना, ठीक है। मतलब मेरे को जो काम मिला है, मैं वो काम किसी और को दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ भाई तू कर ले, सही है, ठीक है। जनरली क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज घर में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई है, और घर में मम्मी ने बड़े भाई को बोला जा पानी लेके आ, तो बड़ा भाई एक काम डेलीगेट कर देता है छोटे भाई को, भाई तू लेके आ जा, ठीक है, तू छोटा है, तेरे को सुनना पड़ेगा। सिमिलरली जहां पे भी कंपनीज एक्ट में लिखा है कि गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, गवर्नमेंट बहुत बार अपने पावर को डेलीगेट करती है। गवर्नमेंट अपना काम किसको देती है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपना काम डेलीगेट कर रही है रीजनल डायरेक्टर को,
ठीक है। तो रीजनल डायरेक्टर कौन है? ये वो पर्सन है जो बेसिकली गवर्नमेंट के लिए काम करता है और गवर्नमेंट बहुत बार उनको अपने पावर डेलीगेट करती है, तो उनको वो काम करना ही पड़ता है। तो ऐसे टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर्स है। ठीक है, तो ये 7 कहाँ कहाँ है, ये मैंने यहाँ लिखा है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, शिलोंग, हैदराबाद एंड अहमदाबाद। ये आपको लर्न नहीं करना है, ये बेसिक सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आगे जैसे हम लोग कंपनी से स्टार्ट करेंगे ना, ये तो सिर्फ बेसिक्स हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत जगह रीजनल डायरेक्टर वर्ड आएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, इसलिए अभी मैं बेसिक चीज डिस्कस कर रहा हूँ। करेक्ट? फिर से एक बेसिक चीज आपको दिमाग में रखना है, रीजनल डायरेक्टर कौन होता है? गवर्नमेंट के नीचे काम करने वाला पर्सन। गवर्नमेंट ने अपने पावर इनको बहुत जगह डेलीगेट किए, जो काम गवर्नमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट ने वो काम इनको सौंप दिया। सिंपल। करेक्ट? सेकंड, आरओसी। मेरे को लगता है हर स्टूडेंट को आरओसी के बारे में थोड़ा बहुत पता ही है। ठीक है, आरओसी फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। क्या काम करती है? सिंपल है, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव काम आरओसी करती है। जो भी चीज करना है आरओसी को इन्फॉर्म करके करना पड़ता है। कंपनी बनाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कहां करोगे? आरओसी के पास। हर एक चीज अपडेट करना है, कहां अपडेट करोगे? आरओसी के पास। आपने मीटिंग ले लिया, मीटिंग बाद आपको पता है मिनट बुक बनता है। आपने कहीं सीखा होगा, मीटिंग जो भी लेते हैं उसके बाद में उसका समरी बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स। ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो भी हमें सबमिट करना पड़ता है आरओसी के पास। कुछ भी कर रहे हैं किसको बताओगे? आरओसी को। कंपनी ने ठीक ली वो भी बता दो आरओसी को। मतलब हर एक चीज हम लोग नोटिफाई करते हैं आरओसी को। बेसिकली आरओसी जो है वो हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन करती है, बराबर, हर एक चीज को संभाल कर रखती है। तो बच्चों आरओसी जो है ना ऑलमोस्ट हर स्टेट में, टोटल स्टेट्स है कितने इंडिया में? 29 स्टेट्स है। ठीक है, उसमें इनका बोलना है कि हमने 22 स्टेट्स में आरओसी का फैसिलिटी रखा है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में आरओसी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कुछ कुछ स्टेट्स जहां पे बहुत ज्यादा कंपनीज बनते हैं वहां पे तो दो दो आरओसी है, यहाँ लिखा है। महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में 2 आरओसी है। ठीक है, मेरे को महाराष्ट्र का ज्यादा पता है। महाराष्ट्र में पुणे में और मुंबई में 2 प्लेसेस पे आरओसी का इन्होंने फैसिलिटी रखा है। ठीक है, तो किसी को भी अगर कंपनी बनाना है तो क्या कर सकते हैं, या तो पुणे वाले आरओसी के अंडर रजिस्टर कर सकते हैं, या तो फिर मुंबई वाले आरओसी में रजिस्टर कर सकते हैं अगर वो महाराष्ट्र में बना रहे तो। सही है, तो ऐसे टोटल 22 आरओसीज है। आगे हम लोग बहुत जगह आरओसी का और डिस्कशन करने वाली है। राइट, सो रीजनल डायरेक्टर एकदम क्लियर हो गया। आरओसी मैंने अभी आपको ब्रीफली बताया। फिर यहाँ लिखा है एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। ये क्या होता है, ये समझने के लिए मैं पहले आपको नीचे ये जो लिखा है इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बच्चों अभी हम लोग जो एक्ट पढ़ रहे हैं वो है कंपनीज एक्ट 2013। राइट, इसके पहले पुराना वाला जो लॉ था ना वो था 1956 वाला कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या, मैं बताता हूं आपको, सुनो। पहले क्या था बताएं, पहले अगर सपोज पुराने एक्ट में मेरे को कोई कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन करना है, ठीक है, कंपनी का कुछ भी केस चल रहा है, तो कंपनी के केसेस चलते थे सीएलबी के अंडर। सीएलबी का नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड एक कोर्ट जैसा है। कंपनी लॉ बोर्ड मतलब क्या, एक कोर्ट जैसा होता था पहले। ठीक है, ये मैं पूरा पुरानी बात कर रहा हूं, अभी ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सुन लो, इसका ब्रीफ हिस्ट्री बता रहा हूं। पहले अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो डिस्प्यूट को गवर्न करती थी सीएलबी। सीएलबी का डिसीजन पसंद नहीं आया तो लोग जाते थे हाई कोर्ट के पास। ठीक है, अब क्या हो गया बताएं, अब ये सब बंद हो गया। अच्छा, ये सब बंद हो गया मतलब ये सब बंद होके इन्होंने एक बॉडी बनाई है जिसको बोल रहे हैं एनसीएलटी। एनसीएलटी का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? हाँ राइट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है बच्चों, ट्रिब्यूनल वर्ड जब भी आता है ना कंपनी सेक्ट में बहुत जगह आपको है ना देखने मिलेगा ट्रिब्यूनल, सिर्फ ट्रिब्यूनल लिख के छोड़ देते हैं। ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी। एनसीएलटी का काम क्या है, वेरी सिंपल। एनसीएलटी ने क्या किया, एनसीएलटी ने नंबर 1 और नंबर 2 को रिप्लेस कर दिया। मतलब सीएलपी का कॉन्सेप्ट हट गया, हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी हट गया। अब उसके डिसीजन सब कौन लेंगे? एनसीएलटी। अच्छा, अगर सर एनसीएलटी का डिसीजन मेरे को पसंद नहीं आया तो उसके ऊपर एक और बॉडी है एनसीएलटी। एनसीएलटी का डिसीजन अगर पसंद नहीं आया तो इसके ऊपर एक और बॉडी है एनसीएलएटी। अभी एनसीएलएटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल? अपील करना है तो एनसीएलटी के डिसीजन के खिलाफ आप जा सकते हो। कहां पे जाओगे? एनसीएलटी के पास। सो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, पुराने एक्ट के ये 2 बॉडीज को रिप्लेस करके कौन से बॉडीज आ गए? एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। सिंपल है, बहुत इजी है, राइट? अच्छा, एक चीज और बच्चों, पहले है ना 2 बॉडीज और थे, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बीआईएफआर। मैं बताता हूं इसका मीनिंग क्या है।
बच्चों आपको पता है क्या, अगर मान के चलो कोई कंपनी को बंद करना है, कोई कंपनी को बंद क्यों करते हैं? वैसे आपने ऐसी कोई कंपनी सुना है क्या जो बंद हो गई है? पहले थी अब बंद हो गई है। बहुत सारे, मैं तो बहुत सारे बता दूंगा। वीडियोकॉन है, पहले थी अब बंद होगी। रिलायंस कम्युनिकेशन, पहले थी अब बंद होगी। किंगफिशर एयरलाइंस, पहले थी बंद होगी। कोई रीजन बताया गया तीनों कंपनीज बंद क्यों है? बहुत लोन ले लिया है, ठीक है। जो कंपनीज बहुत लोन लेती है ऑब्वियसली वो बंद होती है। क्यों बंद होती है? क्योंकि लोन रीपे नहीं कर पाओगे तो बैंक जाके कंप्लेन करेंगे आपके खिलाफ। तो पहले एक बॉडी हुआ करती थी बीआईएफआर, वो क्या करती थी पता है? बीआईएफआर जो है ना, वो कंपनीज को बंद करने के पहले उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती थी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन? उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करो, उसको एक मौका दो, ठीक है। और बहुत बार बहुत सारे कंपनीज को खरीदा जाता था ऐसे प्रोसेस में, राइट। बच्चों एक चीज और बता रहा हूं आपको, जब भी कोई कंपनी बंद होने वाली होती है ना, तो उसको बहुत सस्ते में उसके एसेट्स को खरीदा जाता है, ठीक है। आई कैन गिव यू मेनी एग्जांपल्स। आपको पता होगा सत्यम नाम की कंपनी थी, जो ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी, बट उसको एंड में टेक महिंद्रा ने खरीद लिया, सही है। सिमिलरली भूषण स्टील नाम की कंपनी थी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ एकदम क्लियर क्लियर। देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड एज भूषण स्टील, बहुत लोन ले लिया था इन्होंने और ये कंपनी बंद होने वाली थी। बाद में टाटा स्टील ने इसको खरीद लिया, सही है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, बहुत बार कंपनीज का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए पुराने एक्ट में दो बॉडीज थे, ठीक है, बीआईएफआर। और बीआईएफआर का डिसीजन पसंद नहीं आया तो अपील करने के लिए इसके ऊपर एक और बॉडी थी, अपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। सब बंद हो गया। ये सब पुराने एक्ट का बता रहा हूं, ये सब बंद हो गया। अभी इसमें दो ही बॉडीज है, कौन? एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। आपको दिमाग में क्या रखना है? एनसीएलटी और एनसीएलटी ने पुराने एक्ट के सारे बड़े बॉडीज को रिप्लेस कर दिया, खत्म, ठीक है। तो अभी आपको अगर सपोज किसी के खिलाफ, कोई कंपनी के खिलाफ जाना है, कहां जाओगे? पहले जाओगे एनसीएलटी के पास। डिसीजन पसंद नहीं आया तो कहां जाओगे? एनसीएलटी के पास, सही है। तो एनसीएलटी ऊपर की बॉडी है, एनसीएलटी बेसिक बॉडी है। दैट्स इट, इतना ही आपको दिमाग में रखना है। ये देखो यहाँ वही लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एनसीएलटी और एनसीएलटी ये दोनों भी किसके अंडर आ रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स? स्ट्रक्चर क्या है फिर से बता रहा हूं। सबसे ऊपर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इनका वेबसाइट है mca.gov.in। मिनिस्ट्री मतलब किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री किसके अंडर काम करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताया अभी, गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं। कंपनीज को संभालने के लिए जो मिनिस्ट्री वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अंडर के तीन बॉडीज, फर्स्ट इज रीजनल डायरेक्टर। ब्रीफली बताओ आरडी का काम क्या होता है? सुनती है खाली, किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अपना काम किसको डेलीगेट करती है? आरडी को, खत्म। बहुत जगह कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट ने अपना काम इनको दे दिया, तो आरडी को करना ही पड़ेगा। कितने आरडीज है? 7, वेरी गुड। आरओसी, आरओसी क्या है? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, ठीक है। और उसके अलावा ज्यादा कुछ ये करते नहीं खास, बराबर। आरओसी बच्चों, जब भी आपको कंपनी बनाना होता है तो आपको आरओसी का यूज करना पड़ता है, आरओसी की जरूरत होती है आपको। आरओसी ऐसे कितने स्टेट्स में? 22 आरओसी ऑलमोस्ट हर स्टेट में, ठीक है। कुछ कुछ स्टेट्स में 2 आरओसी है, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। महाराष्ट्र में बताया मैंने, मुंबई एंड पुणे में, राइट। तमिलनाडु का आई नीड टू चेक कहाँ कहाँ है। एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, इनका काम क्या है? एनसीएलटी बेसिक ट्रिब्यूनल है। मेरे को अगर कुछ डिस्प्यूट है कंपनी के अगेंस्ट, मैं एनसीएलटी के पास जाके कंप्लेन करूंगा। डिसीजन पसंद नहीं आया, उसके ऊपर एक बॉडी बैठी है एनसीएलटी, जो एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है। वेरी इजी, बराबर, ठीक है। चलो, तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। बच्चों ये यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स तो यहाँ पे एंड होते हैं। अब मैं क्या बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना ये पॉइंट, अदरवाइज आपको लगेगा कि सर ये चैप्टर क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंड बच्चों, इसके बहुत सारे यूनिट्स है कंपनीज एक्ट, राइट। तो फर्स्ट यूनिट जो है ना, यूनिट वन ये पूरा डेफिनेशंस का है, ठीक है। हम लोग यूनिट 1 से शुरुआत नहीं करेंगे। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि यूनिट 1 के जो भी डेफिनेशंस है ना, ठीक है, ये आपको एंड में करना है। एंड में मतलब पूरा कंपनी सेट हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपको यूनिट 1 के मैक्सिमम चीजें पता रहेगी। तो यूनिट 1 एंड में करना है, ठीक है। वी विल नाउ स्टार्ट विद यूनिट 2, बराबर। और आपको यूनिट 2 जब मैं सिखाऊंगा तो आपको लगेगा बहुत सारी चीजें पहले हो चुकी है, डेफिनेटली, बिकॉज जो हमने फाउंडेशन लेवल में सीखा है और जो अभी हम लोग सीख रहे हैं उसमें बहुत डीप कनेक्शन है, क्योंकि हम लोग सेम एक्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 2। और यूनिट 2 में मैं अभी आपको एकदम बेसिक चीजों से शुरुआत करके बता रहा हूं, करेक्ट। सो राइट बच्चों, यूनिट 2 जो है ना, ये इसकी शुरुआत कहां से हो रही है?
ठीक है। सो यूनिट 2 जो है बच्चों, ये करेक्ट, ये देखो यूनिट 2 जो है, यूनिट नंबर 2, ठीक है, ये इसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स incidental thereto, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन डू वन थिंग, आप लोग एक काम कर सकते हो, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे है ना, आप एक जगह ये एक चीज को नोट करो, ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं, देख लो। आप लोग है ना नोटबुक के फर्स्ट पेज पे आओ, वहां लिखो यूनिट 1, यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 में आप लिखना प्रिलिमिनरी, जस्ट अ मिनट, राइट। सो प्रिलिमिनरी में बच्चों हमें पढ़ना है सेक्शन 1 एंड 2, वही सेक्शन है प्रिलिमिनरी। अच्छा वैसे ये क्या है पता है, ये ना एक चैप्टर 1 है आपका। कंपनीज एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स है अभी बताया मैंने आपको इस लेक्चर में, 29 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर जो है ना उसका नाम ही है प्रिलिमिनरी। उसमें कितने सेक्शन आते हैं, सिर्फ 2। कौन से 2? 1 एंड 2। सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है, सेक्शन 2 पूरे डेफिनेशन से। और अभी जैसे बताया, ये वाला चैप्टर आपको भी करना ही नहीं, क्यों नहीं करना है, पूरे डेफिनेशन जो ना एंड में आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे क्या चल रहा है। तो इसके बारे में अभी फिलहाल कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूनिट 1 अभी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखो यूनिट 2, यूनिट 2, इसका नाम लिखो इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स incidental thereto, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स incidental thereto, ठीक है। इसका एड्रेस है सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक, सेक्शन 3 टू सेक्शन 22, राइट, ठीक है। हम लोग अभी फिलहाल कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 मतलब चैप्टर 2 ही होता है, बराबर। अगेन फिर से बता रहा हूं, कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर नंबर 2 है, 29 चैप्टर्स में से जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम यही है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इनसिडेंटल दैट। सेक्शन 3 से लेके 22 तक इसका एड्रेस है, ठीक है। मतलब इतने सेक्शंस को मिला के ये चैप्टर बन रहा है। शुरुआत में क्या बताया मैंने, व्हाट इज चैप्टर, ग्रुप ऑफ सेक्शंस, ठीक है। तो ये सब चीजों से जुड़े हुए सेक्शंस 3 से लेकर 22 तक है, और इसका एक पूरा एक चैप्टर बन गया, राइट। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुना। इसमें बच्चों ये चैप्टर की खासियत क्या है, दिस चैप्टर इज नथिंग बट योर सीए फाउंडेशन का सिलेबस। ये चैप्टर में मैक्सिमम सेक्शंस आपने सीए फाउंडेशन में सीखे ही है, करेक्ट। आपको याद आएगा जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको, राइट। अच्छा हम लोग मिक्स करके चीजों को पढ़ेंगे। कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो यूनिट 1 में मैंने बताया नहीं है, वो अभी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद फ्यू बेसिक डेफिनेशंस, यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट पहले मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, ये जो प्रिलिमिनरी है ना, इसके कुछ सेक्शंस अभी सिखा रहा हूं, क्योंकि ये यूनिट 3 में, यूनिट 2 में काम में आएंगे, राइट। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत बेसिक डेफिनेशन से, और वो डेफिनेशन है प्रमोटर का। मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्रमोटर क्या ये एक्सप्लेन करता हूं एकदम ब्रीफली। एवरीवन, यहां पे मेरे को आपसे कुछ चीजों के आंसर्स चाहिए बच्चों। प्रमोटर, ठीक है। आपको याद आना चाहिए प्रमोटर का मैंने डेफिनेशन आपको सीए फाउंडेशन में भी सिखाया था, सेम डेफिनेशन यहाँ पे है, क्योंकि एक्ट तो चेंज नहीं हुआ है, करेक्ट। बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर करो, वैसे प्रमोटर मतलब कौन होता है, इजी लैंग्वेज में बताओ ना। फाउंडर ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो पर्सन जिसने कंपनी को बनाया है, जिसके दिमाग में कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया है, हम लोग उसको प्रमोटर बोलते हैं। ऐसा डेफिनेशन लिखोगे एग्जाम में 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 नहीं, नेगेटिव मिलेंगे, बिकॉज ऐसे डेफिनेशन है ही नहीं। अच्छा अगर ये डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग जाए, तो आपके हिसाब से तो फिर मुकेश अंबानी होने ही नहीं चाहिए प्रमोटर रिलायंस के। आपके हिसाब से धीरू भाई अंबानी होना चाहिए रिलायंस का प्रमोटर, बट धीरू भाई अंबानी का तो डेथ हो गया, तो मतलब रिलायंस का कोई प्रमोटर नहीं है क्या?
दैट इज द रॉन्ग डेफिनेशन, राइट? ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। प्रमोटर का डेफिनेशन बहुत अलग है। इन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने प्रमोटर को बहुत ढंग से डिफाइन किया है। ये एक्ट में बोला गया है प्रमोटर बनने के 3 तरीके। सिंपल करते हैं। प्रमोटर 3 तरीके से बन सकते हैं। कौन से 3 तरीके से? मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्टली हम लोग चार्ट से पढ़ते हैं इसको बच्चों, ठीक है? देखो, पहले तो ना प्रमोटर का सेक्शन यहाँ लिखा है 2 क्लॉज 69। मैं आपको बताऊंगा ये लर्न कैसे करना है, ठीक है? सेक्शंस जो है बच्चों, कंपनीज एक्ट के हम लोग हर एक सेक्शन हम लोग क्लास में ही लर्न करने वाले हैं। कंपनीज एक्ट का वेट है 60 मार्क्स का है, तो हम लोग ये 60 मार्क्स का जो भी कंपनीज एक्ट का जो भी चीज आएगा हम लोग उसका हर सेक्शन लर्न करेंगे, क्लास में लर्न करवाऊंगा, राइट? तो सबसे पहले बच्चों, प्रमोटर में यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया 3 तरीके से आप बोल सकते हो कि हाँ, ये पर्सन कंपनी का प्रमोटर है। कौन से 3 तरीके? सबसे पहला तरीका बहुत इजी है। फर्स्ट मेथड क्या है? कैसे समझ में आएगा मेरे को कंपनी का प्रमोटर कौन है? वेरी इजी। कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डायरेक्टली वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो। वो डॉक्यूमेंट में अगर वो पर्सन का नाम लिखा है एज प्रमोटर, तो प्रमोटर ही होता है। जैसे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स? फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टस, सेकेंड इज एनुअल रिटर्न, ठीक है? प्रोस्पेक्टस थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए। व्हाट इज द प्रोस्पेक्टस यार? कंपनी का भी इशू करती है प्रोस्पेक्टस। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? तो उसके पहले प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। शेयर्स इशू करना है, आईपीओ लाना है। सपोज कोई कंपनी को आईपीओ लाना है, तो कंपनी क्या करेगी? आईपीओ लाने के पहले कंपनी खुद की जानकारी देती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, सही है? सो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें दुनिया भर की चीजें कंपनी लिखती है। उसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि प्रमोटर कौन है। अगर मेरे को जानना है कोई कंपनी का प्रमोटर कौन है, मैं क्या करूंगा? प्रोस्पेक्टस पढ़ लूंगा उसका। तो प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम लिखा है एज ए प्रमोटर, वो होगा प्रमोटर, खत्म। तो ये पहला और इजी तरीका है। एक और तरीका है, यहां लिखा है देखो, एनुअल रिटर्न। व्हाट इज एनुअल रिटर्न? वेरी सिंपल, आगे बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं। हर कंपनी को साल में एक बार आरओसी को एक रिटर्न सबमिट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एनुअल रिटर्न। उसमें कंपनी को बहुत सारी चीजें मेंशन करना पड़ता है। उसमें यह भी लिखना पड़ता है कि प्रमोटर कौन है, राइट? तो सबसे इजी तरीका हो गया यार ये तो। मेरे को जानना है कंपनी का प्रमोटर कौन है, मैं या तो प्रोस्पेक्टस देखूंगा, नहीं तो एनुअल रिटर्न देखूंगा। दोनों में से जहां पे भी डॉक्यूमेंट में क्लियर लिखा है वो पर्सन का नाम ऐसा प्रमोटर, उसको प्रमोटर बोल दो, खत्म। इजी है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि लोगों का नाम डायरेक्टली मेंशन नहीं करते हैं, फिर भी हम लोग उनको प्रमोटर बोल सकते हैं। कैसे? अंडरस्टैंड, कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज शेयर होल्डर और डायरेक्टर और अदरवाइज। नाउ अंडरस्टैंड बच्चों, सपोज एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, ठीक है? ये क्या कर रहा है पता है? ये कंपनी का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है और इसके अकेले के पास 55% शेयर्स है। 55% शेयर्स है तो क्या हो जाएगा बताओ? कोई पर्सन जो कंपनी के 55% शेयर्स ओन करता है, वो कैसे कंपनी को कंट्रोल करेगा वो आपको बता रहे हैं। 50 से ज्यादा हो गया तो होल्ड कंपनी, अरे वो अलग हो गया कॉन्सेप्ट। ये तो मिस्टर अकेला एक इंडिविजुअल है। अगर मेरे पास किसी कंपनी के 55% शेयर्स है तो मैं क्या कर लूंगा उससे? वोटिंग राइट्स मेरे पास रहेंगे, राइट? तो डिसीजन मेकिंग मेरे पास आ गया। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ बच्चों, आपको ये पता है क्या? कंपनीज में नॉर्मली डिसीजंस लेने के लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। देखो ये बता रहा हूं, अगर मेरे को कोई भी कंपनी में कुछ भी डिसीजन लेना है तो नॉर्मली या तो ओआर पास करना पड़ेगा या तो एसआर पास करना पड़ेगा। व्हाट इज ओआर? राइट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बताऊंगा इसके बारे में, डिटेल में पढ़ना है, सिलेबस में यही है। एसआर क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। कोई बताएगा ओआर मतलब? सुनते आप लोग के दिमाग में क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत गलत चीजें सोचते वैसे। मेजोरिटी मतलब कितने परसेंट लोग वोट करना चाहिए इन फेवर? बच्चों, ओआर कब पास होता है? जब नंबर ऑफ पीपल वोटिंग इन फेवर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पीपल वोटिंग अगेंस्ट इट। सिंपल बता रहा हूं, 100 लोगों ने वोट दिया जिसमें से 51 लोगों ने इन फेवर वोट दिया और 49 लोगों ने अगेंस्ट में वोट दिया, तो मेजोरिटी पास हो रहा है, तो ओवर पास हो जाएगा। ओवर पास होने के लिए क्या होना चाहिए? 50% से ज्यादा लोग इन फेवर वोट करना चाहिए, राइट? अच्छा, एसआर का पास होगा 75% से ज्यादा होना चाहिए या 75% रहेगा तो भी चलेगा? 75% रहेगा तो भी एसआर पास होता है, उससे ज्यादा रहेगा तो डेफिनेटली पास होगा। अच्छा, यहां बताओ, अगर एग्जैक्ट 50% लोगों ने हाँ बोला और 50% लोगों ने ना बोला तो और पास होगा क्या? नहीं, 50 से ज्यादा होगा तो ही और पास होता है। और एसआर में 75 और मोर, फिलहाल इतना दिमाग में रखो, राइट?
अच्छा बताओ बच्चों, मैक्सिमम डिसीजंस कंपनी में ओआर के थ्रू पास होते हैं। ओआर क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बताओ अभी आपको आपको ये बताना है, अगर मिस्टर ए के पास कंपनी के 55% शेयर है, इसका मतलब क्या बनता है? उसको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, वो उसके मर्जी से ओआर पास करेगा, मतलब वो कंपनी के डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ लिखा है जो पर्सन कंपनी को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा शेयर्स है, तो वो क्या बन गया? प्रमोटर। मान के चलो मिस्ट्री का नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा ही नहीं है और ना ही एनुअल रिटर्न में लिखा है, बट वो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, तो लॉ क्या बोलेगा? तू भी प्रमोटर है। भले तेरा नाम प्रोस्पेक्टस में नहीं है, भले तेरा नाम एनुअल रिटर्न में नहीं है, बट क्योंकि तू कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और जिसके थ्रू तू कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए तू भी प्रमोटर है। अच्छा, मिस्टर ए क्या करता है? एक और एग्जांपल, आपको इसका आंसर करना है। मिस्टर ए ये सोच के कि उसको प्रमोटर बनना ही नहीं, क्योंकि प्रमोटर बन गए तो बहुत झमेले होते हैं, ठीक है, ये सोच के मिस्टर ए क्या कर रहा है? मिस्टर ए ने खुद के पास सिर्फ 40% शेयर रखे हैं और अपने वाइफ के पास 15% शेयर रख रहा है। खुद के पास 40% शेयर रखे और मिसेस ए खुद की वाइफ के नाम पे 15% शेयर रख रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे पूरी फैमिली मिलके कंट्रोल कर रही है। पूरी फैमिली का शेयर कितना हो गया? 55%। तो अब ये दोनों मिलके कंट्रोल कर रहे हैं। अब मिस्टर ए को प्रमोटर बोलने गया है तो वो क्या बोलेगा? अरे मैं अकेला थोड़ा ना कंट्रोल कर रहा हूं, मेरे को प्रमोटर बोलना गलत है। बट यहाँ पे लॉ ने क्या लिखा है? यहाँ लिखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली भी अगर आप फैमिली के साथ मिलके, रिलेटिव के साथ मिलके अगर कंपनी में 50% के ऊपर शेयर्स को ओन करते हो, इट मींस दैट यू आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। समझ में आया क्या? तो आप ऐसे मिसेस ए के नाम पे मिस्टर ए अगर शेयर्स रखेगा और बोलेगा मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, ये नहीं चलेगा। वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है कंपनी को, बराबर? ठीक है। अच्छा, एज अ डायरेक्टर मतलब क्या हो सकता है? क्या कि मिस्टर ए के पास शेयर्स नहीं है, बट वो डायरेक्टर को चुन रहा है। सपोज कोई कंपनी में 10 डायरेक्टर है, 10 में से आधे से ज्यादा डायरेक्टर जो है ये मिस्टर ए अपॉइंट कर रहा है, तो मिस्टर ए को प्रमोटर बोलना है आप। और अदरवाइज मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन के थ्रू अगर वो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है और ये प्रूव होता है, तो वो प्रमोटर होगा कंपनी का। इज इट इजी? दो तरीके तो बहुत इजी है, तीसरा क्या बता रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे। इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस दी बीओडी आर अकस्टम टू एक्ट। बीओडी कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई भी कंपनी में डिसीजंस कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। सही है बच्चों, कंपनी में जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो बोर्ड करता है, बराबर। अभी इमेजिन करो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई एक पर्सन का हर एक जो सुन रहे हैं, वो बोल रहा है ये बिजनेस करना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं यस सर, ओके सर, आप सही बोल रहे हो सर। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई एक पर्सन के बोलने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो पर्सन जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुन रहे हैं, वो पर्सन प्रमोट हो जाएगा कंपनी का। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपनी का प्रमोटर कैसे बन सकते हैं? तीन तरीके। फर्स्ट तरीका, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट पढ़ लो यार। कौन सा डॉक्यूमेंट? या तो प्रोस्पेक्टस या तो एनुअल रिटर्न, ठीक है। नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या है? वो पर्सन जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर और अदरवाइज। नहीं तो तीसरा तरीका, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, मतलब जिसकी उंगलियों पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाच रहे हैं। इसका मीनिंग ऐसा है। सही है। ओके, आई हैव अ क्विक क्वेश्चन, इसका आंसर करो एंड देन विल स्टॉप, फिर कल करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर करो। अगर इमेजिन करो कि कोई कंपनी में एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एक प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी है, राइट? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अभी बच्चों बहुत बार क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्यादा कुछ खास कंपनी से का नॉलेज नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे के सारे जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, उनको पूछते हैं सर हमें ऐसा ऐसा करना है, क्या हम लोग ये कंपनीज एक्ट के अंडर कर सकते हैं, क्या ये लीगल है? और उसकी राय के हिसाब से वो डिसीजन ले रहे हैं। सही है बच्चों, सीए का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, हर कंपनी में सीए होता है। सपोज इमेजिन करो सारे के सारे डायरेक्टर्स जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, उसको पूछ रहे हैं सर हमें टैक्स बचाना है, आपकी राय चाहिए, और उसने कुछ एडवाइस दिया और वो सुन रहे हैं उनका। तो मतलब क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने वो टैक्स बचाने के एडवाइस दिए, वो क्या कंपनी का प्रमोटर बन गया? ये थर्ड पॉइंट में आ रहा है। देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, जिसका कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानते हैं वो पर्सन भी प्रमोटर है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमोटर बनेगा क्या? या फिर एक कंपनी का लॉयर है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ एडवाइस दे रहा है, वो प्रमोटर बनेगा क्या? ये कंपनी का सीएस जो लीगल एडवाइस दे रहा है, वो प्रमोटर बनेगा क्या? बाय नो, प्रोफेशनल एडवाइस अगर कोई पर्सन देता है तो वो पर्सन प्रमोटर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो काम कर रहा है। क्लियर? ठीक है।
तीन ही तरीके प्रमोटर बनने के जो 269 में लिखा है। कल डिस्कस करते हैं इसको और ब्रीफली, और कल हम लोग सेक्शन लर्न कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, राइट? चलो विल स्टॉप हियर।